हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए मैं आज का जो आर्टिकल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आर्टिकल आपके एग्ज़ाम से पर्सपेक्टिव और आपके नॉलेज से पर्सपेक्टिव है वही मैं लेकर आती हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है ये वीडियो, ठीक है। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा। तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही अपडेट्स आपको मिलते रहे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, मैं जो काम कर रही हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों को पसंद आ रही है। तो एक लाइक से पता चलता है। कमेंट करके भी बताइएगा कि वीडियो आपको कैसे लगी है। तो यहाँ पे देखिए, पार्ट 1 पे हम देखेंगे एमजी नरेगा क्या था और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों सराहा, ठीक है। अब इसका पॉइंट आप देखो, इसका की पॉइंट आप देखना। एमजी नरेगा जो है, यानी कि इसका जो फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, अब जो एमजी नरेगा है वो 2005 में लागू हुआ। किस लिए लागू हुआ? ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों की गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट का प्रावधान के लिए, डिमांड ड्रिवन और राइट्स बेस्ड अप्रोच के लिए, ठीक है। उद्देश्य इसका क्या था? ग्रामीण बेरोजगारी और गरीबी कम करना। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्टैट्यूटरी गुड एंड इफेक्टिव स्कीम बताया। कोर्ट ने कहा कि यह फ्रीबीज नहीं है, बल्कि रूरल वर्कर्स के लिए मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम था, ठीक है। तो इसको डिटेल में देखेंगे अलग अलग एस्पेक्ट से, और इसके की पॉइंट्स को, इसके डिटेल को पूरा डिटेल में जानेंगे। और ये भी देखेंगे कि यूपीएससी यहाँ से प्रीलिम्स में और मेंस में किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है यूपीएससी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम एमजी नरेगा, राइट टू वर्क, आर्टिकल 21, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन जैसे कई महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट एक साथ समझने को मिलेगा, ठीक है। देखो, हाल ही में क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने पुराने एमजी नरेगा को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने इसे एक गुड एंड इफेक्टिव स्कीम बताते हुए कहा कि यह कोई फ्री भी नहीं था और ना ही रूरल वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन था। अब सवाल यह है कि एमजी नरेगा इतना महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि एमजी नरेगा यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में लागू किया गया था। इसका मूल्य जो उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी कि जो ग्रामीण यानी कि जो रूरल क्षेत्र है ना, एरिया है, वहाँ पे रहने वाले परिवारों को एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 100 दिनों का गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध कराया जाए। यही इनका मूल्य उद्देश्य था, ठीक है। इस स्कीम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि इसका डिमांड ड्रिवन नेचर हो, यानी सरकार यह नहीं कह सकती थी कि जितना एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध है उतना ही मिलेगा, उनको 100 दिन का तो मिलेगा ही मिलेगा। अब बात आता है कि ठीक है, ये सब जो हमने एमजी नरेगा के बारे में समझ लिया, लेकिन द थिंग इज़ कि ये न्यूज़ में आया क्यों? अब जब न्यूज़ में आया, जब इस तरह की कुछ स्कीम्स अगर न्यूज़ में आती है, तो आपको पता होगा कि यूपीएससी के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब यहाँ पे देखो, बल्कि ग्रामीण हाउस होल्ड काम की मांग कर सकता था और कानून के तहत रोजगार उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार की थी। यही कारण है कि एमजी नरेगा को केवल पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम नहीं, बल्कि एक राइट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम माना जाता था। अब यहाँ पे पॉइंट पार्ट 2 में क्या देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में मामला क्या था जो कि न्यूज़ में आया। मैंने बता दिया है आपको कि ऐसे जब स्कीम्स न्यूज़ में आते हैं तो यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं सच बता रही हूँ, मेरे को ऐसे अंदर से गट्स फीलिंग आ रही है, इस बार प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन एमजी नरेगा को घुमा के देगा, लेकिन टॉपिक यही रहेगा। मैं बताती हूँ क्या होगा उसका। देखो, इसकी की पॉइंट हम देखेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट में मामला क्या था। की पॉइंट क्या है? पिटिशन फाइल्ड बाय एक्टिविस्ट अरुणा रॉय, ठीक है, यानी कि अरुणा रॉय के द्वारा पिटिशन फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। इशू क्या था? डिलेड एमजी नरेगा वेजेस, यानी कि एमजी नरेगा वेजेस में डिले हो रही है, इस कारण कंपनसेशन की मांग की जा रही है। मिनिमम वेजेस का सवाल उठाया है। राइट टू वर्क को फंडामेंटल राइट बनाने की मांग भी छेड़ दी गई है। यही से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। राइट टू वर्क को फंडामेंटल राइट बनाने की मांग की गई है। आर्टिकल 21 से इसका क्या कनेक्शन हो सकता है? तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे देखो, अब समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मामला आया कैसे।
3 जज थे, ठीक है। 3 जज वाली सुप्रीम कोर्ट बेंच एक ऐसी पिटीशन सुन रही थी जिसमें एमजी नरेगा वर्कर्स को डिलेड वेजेस मिलने का मुद्दा उठाया गया था। यह पिटीशन एक्टिविस्ट अरुणा रॉय द्वारा फाइल्ड की गई थी। पिटीशन में सरकार को डिलेड वेजेस के साथ कंपनसेशन देने की मांग की गई, लेकिन मामला केवल डिलेड पेमेंट की सीमित तक नहीं रहा, मामला आगे बढ़ गया। यह एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन भी सामने लेकर आया है और इसी वजह से यूपीएससी में क्वेश्चन बन सकती है। क्या था वो चीज़ मामला कि राइट टू जो वर्क है यानी काम करने का जो अधिकार है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत फंडामेंटल राइट होना चाहिए। इस पर क्वेश्चन मार्क उठ गया है, ठीक है। अब देखो पिटिशनर की तरफ से आर्ग्यूमेंट दिया गया कि डिग्निफाइड लाइफ के लिए एम्प्लॉयमेंट ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है डिग्निफाइड। अगर आप लाइफ चाहते हो, अगर आप जीना चाहते हो, अच्छे से रहना चाहते हो, तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए, तभी आप अपने डिग्निफाइड लाइफ को जी सकते हो, तभी आप राइट टू फ्रीडम का सही तरीके से, मतलब फ्रीडम मतलब अपने जो जीवन को जिस तरह से जीना है आप जी सकते हो। तो एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और यहाँ पे देखो, यदि किसी व्यक्ति को मिनिमम वेजेस से भी कम काम करना पड़े तो यह उसके डिग्निटी और लिवलीहुड के आधार से जुड़ जाता है। बिल्कुल, अगर मान लो कि जैसे मान लो क्या मंथ में साल में 12 मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स में 100 डेज आपको वर्क करने को मिलेगा, मैंने मिनिमम 3 महीना आपको वर्क करने को मिलेगा। तो 3 महीने के सैलरी से चलेगा क्या आपका क्या परिवार चल पाएगा? नहीं चल पाएगा ना। तो अब जब परिवार ही नहीं चलेगा तो फिर ना आपकी इच्छा रहेगी, ना आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो, ना इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ना आपके अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर सकते हो। तो फिर वही चीज़ें चलती आएगी वही चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया है वो एक पॉइंट के लिए नहीं, बाकी अदर एस्पेक्ट्स के थ्रू भी यहाँ पे चीज़ें गई है। अब यहाँ पे हम चीज़ों को देखते हैं कि देखो यह आर्टिकल 21 महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, ठीक है। महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? देखो आर्टिकल 21 हमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी देता है। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 21 हमें, यानी कि आर्टिकल 21 हमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी देता है। ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा यहाँ से क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर आप बोलोगे कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, नहीं डायरेक्ट तो क्वेश्चन आएगा नहीं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे चीज़ों को घुमा के देगा, ठीक है। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने समय के साथ आर्टिकल 21 की इंटरप्रिटेशन की काफ़ी व्यापक बनाया है। इसी आधार पर पिटिशन का आर्गुमेंट था कि डिग्निफाइड लाइफ में एम्प्लॉयमेंट और एक्यूरेट लिवलीहुड का भी महत्वपूर्ण रोल होना चाहिए। आपका क्या ख्याल है इस पे? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब हम इस पॉइंट को और आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। अब यहाँ पे देखो पार्ट 3, क्या राइट टू वर्क फंडामेंटल राइट है? इसका की पॉइंट देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन देखो, राइट टू वर्क इक्वल टू फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू वर्क आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। पार्ट 3 में एक्सप्लिसिटली नहीं है, ठीक है। पार्ट 3 में एक्सप्लिसिटली नहीं है। आर्टिकल 41 में इसी का उल्लेख किया गया है, किसका? राइट टू वर्क का। आर्टिकल 41 किस में आता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन से पार्ट में आते हैं? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में आता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एमजी नरेगा ने स्टैट्यूटरी गारंटी दी है। अब इसका क्या मुद्दा है यहाँ पे देखते हैं। देखो अब यूपीएससी का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट यह हो सकता है कि क्या इंडिया में राइट टू वर्क एक फंडामेंटल राइट है? इसका सीधा सीधा आंसर होगा नहीं, राइट टू वर्क फंडामेंटल राइट नहीं है। ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में राइट टू वर्क को अलग से फंडामेंटल राइट के रूप में नहीं दिया गया है, लेकिन इसका उल्लेख आर्टिकल 41 में मिलता है। आर्टिकल 41 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी का हिस्सा है। इसमें स्टेट को अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी और डेवलपमेंट की लिमिट्स के भीतर वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस के संबंध में इफेक्टिव प्रोविज़न बनाने की दिशा दी गई है। इसलिए राइट टू वर्क का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फंडामेंटल राइट के बजाय डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के रूप में काम करता है। अब यहाँ पे चीज़ें देखो, यह जो है एमजी नरेगा इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट टू वर्क को फंडामेंटल राइट नहीं बताया है, लेकिन पार्लियामेंट ने, ध्यान रखिएगा, लेकिन पार्लियामेंट ने लेजिस्लेशन के माध्यम से रूरल हाउस होल्ड के लिए एम्प्लॉयमेंट की स्टैट्यूटरी गारंटी क्रिएट की है। इसलिए यूपीएससी में तीनों कॉन्सेप्ट को कंफ्यूज नहीं करना है आपको। फंडामेंटल राइट अलग है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अलग है, एंड स्टैट्यूटरी राइट भी अलग है।
तो एमजी नरेगा इसी तीसरी कैटेगरी के महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहीं से क्वेश्चन घुमा के बन सकता है। डायरेक्ट तो क्वेश्चन पूछते ही है यूपीएससी, उनको घुमा के बनाना है, तो यहीं से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ ये आपके लिए मैंने कुछ ये स्क्रीनशॉट दी हूँ मैं। आप एक बार हो सके तो पॉज कर लीजिएगा, हो सके तो बाद में स्क्रीनशॉट लेके एक बार चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर लीजिएगा, जो कि आपको हेल्पफुल रहेगा। एक बार कर लीजिएगा तो बेटर रहेगा। ठीक है, चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए। अब यहाँ पे कोर कॉन्सेप्ट को अगर हम समझें तो फंडामेंटल राइट जो आएगा आपका आर्टिकल 21 पे आएगा, जो राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिबर्टी को बात करता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 41 में आएगा, जो कि पार्ट 4 में है, और फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में है। इस चीज़ को याद रखेगा। एंड जो एमजी नरेगा जो है वो आपका स्टैट्यूटरी राइट है। और यूपीएससी प्रीलिम्स में फैक्ट ये भी आ सकता है कि आर्टिकल 41 राइट टू वर्क इक्वल टू डीपीएसपी पे आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट 4 की हम बात करेंगे एमजी नरेगा में। अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आया है एमजी नरेगा में, भी बी जी राम तक क्या बदला हुआ। देखिए भी बी, ठीक है, भी बी जी राम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अब इसकी की पॉइंट क्या है, आर्टिकल में दिए गए कंपनसेशन के अनुसार एमजी नरेगा जो था वो 100 डेज का था, डिमांड ड्रिवन था, राइट बेस्ड था, सेंट्रल स्टेट फंड था, यानी कि 9:10 था, इस तरह का चीज़ें था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, भी बी जी राम में क्या है, अब यहाँ पे जो 100 डेज था ना, 100 डेज से क्या हो गया आपका 125 डेज हो गया। ठीक है, 100 डेज से 125 डेज हो गया। मोर सेंट्रली कंट्रोल्ड फ्रेमवर्क हो गया। स्टेट्स का फंडिंग बर्डन बढ़ गया। ठीक है, अब जो यहाँ पे स्टेट पहले 10% जो भी 10% 90% जो भी करता था, अब यहाँ पे क्या गया 60-40 फंडिंग रेशियो हो गया। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में डिक्लाइन के क्लेम्स भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, अब आते हैं इस पूरे इशू के सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्टेम्प्रेरी एस्पेक्ट पर। देखो क्या है, एमजी नरेगा के बाद नया फ्रेमवर्क यानी कि भी बी जी राम जो है ना, उसका नाम क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, विकसित भारत गारंटी। ध्यान देना, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। ठीक है, यानी कि विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, ठीक है, के रूप में सामने आया है। तो ये आपका ध्यान रखिएगा, इसको आप एक बार ना कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो आपको हेल्प करेगा। आर्टिकल में दिए गए क्लेम्स के अनुसार नए फ्रेमवर्क में गारंटीड एम्प्लॉयमेंट को 100 दिनों में से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया। पहली नज़र में यह एक बड़ा पॉजिटिव चेंज दिखाई दी है, लेकिन केवल गारंटीड डेज बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। हमें यह देखना होगा कि ग्राउंड लेवल पर एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितना हो रहा है और फंडिंग स्ट्रक्चर क्या है। आर्टिकल में सिविल राइट्स ग्रुप की ओर से दावा किया गया है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में लगभग 50% की डिक्लाइन आया है। साथ ही फंडिंग पैटर्न में भी बड़ा बदलाव बताया गया है। तो ये चीज़ आपकी इम्पॉर्टेंट है मेंस आंसर राइटिंग की तरफ से। एंड चीज़ों को डिटेल में समझना है कि देखो चीज़ें दिखता क्या है और होता क्या है, इसको और कैसे बेहतर बना सकते हो, जहाँ बेहतर बनाने की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे क्या इश्यूज आ सकती है, वो चीज़ भी आप यहाँ पे देखते हो। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे पुराने फ्रेमवर्क में जो था सेंट्रल स्टेट फंडिंग रेशियो लगभग 9:10 बताया गया था, जबकि नए फ्रेमवर्क में यह जो रेशियो हो गया आपका 6:40 हो गया। इसका मतलब है कि स्टेट पर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। यहीं से कॉर्पोरेशन फेडरलिज्म और फिजिकल फेडरलिज्म का मुद्दा सामने आता है। ठीक है, और अगर स्टेट्स के पास पर्याप्त फिजिकल कैपेसिटी नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट गारंटी को इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना चुनौती हो सकता है। तो आप देख सकते हो ये चीज़ें हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना अपना राय। ठीक है, हमें जानना है, क्योंकि जब तक आप अपना राइट नहीं दोगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखोगे, फिर समझ में कैसे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं पार्ट 5 की, मिनिमम वेजेस बनाम एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, असली डिलेमा क्या है, यहाँ पे असली पॉइंट है क्या। देखो की पॉइंट यहाँ पे देखो, यह एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी डिलेमा है। ठीक है, इसका हायर वेजेस क्या है,
बेटर डिग्निटी और इनकम। लेकिन हायर वेजेस बर्डन क्या होगा, लिमिटेड गवर्नमेंट बजट फ्रेमवर्क, वर्कर्स मे गेट एम्प्लॉयड। कोर्ट ने इसी बैलेंस पर सवाल उठा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब इस केस का एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक और पॉलिसी डायमेंशन देखने को देखेंगे हम इसको और इसको समझेंगे। क्या है यहाँ पे, पिटिशनर ने यह सवाल उठाया कि क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में मिलने वाली जो वेजेस है वो स्टेट की मिनिमम वेजेस से कम हो सकती है। आर्गुमेंट यह था कि डिग्निफाइड लाइफ के लिए व्यक्ति को कम से कम मिनिमम वेजेस मिलनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने इसके दूसरी तरफ इम्पैक्ट पर ध्यान नहीं दिया। अगर वेज रेट बहुत कम तय किया जाए तो गवर्नमेंट के अवेलेबल बजट में कम लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, यानी कि पॉलिसी मेकर के सामने एक डिफ़िकल्ट ट्रेड ऑफ है। हायर वेज वेरियस वाइडर एम्प्लॉयमेंट कवरेज। मान लीजिए सरकार के पास रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट है। अगर प्रति वर्कर वेजेस बहुत ज़्यादा होगी तो कंपैरेटिवली कम वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, लेकिन अगर वेजेस बहुत कम होगी तो वर्कर्स की इनकम और डिग्निटी पर सवाल उठ जाएगा। इसीलिए एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में केवल एम्प्लॉयमेंट डेज देखना पर्याप्त नहीं है। अब देखो, 100 दिन में जो बंदा एक मान लो कि 8,000 रुपया कमाता था, ठीक है, और वही 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया और सेम वो 8,000 रुपया ही कमाए, तो क्या फ़र्क हुआ। तो यहाँ पे अगर जो इसको, तो फिर वही बात हो गया ना कि सिर्फ नंबर बढ़ा दिए, बट एक्चुअल में जिस मुद्दे की हम बात कर रहे हैं वो मुद्दा वहीं का वहीं ठहरा हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ समय बर्बाद हो रहा है और कुछ नहीं। तो यही चीज़ें हो रही है, वेज रेट, नंबर ऑफ बेनिफिशरीज, टाइमली पेमेंट, इन्फ्लेशन, लोकल कॉस्ट ऑफ लिविंग और गवर्नमेंट फिजिकल कैपेसिटी। यही बैलेंस्ड अप्रोच यूपीएससी मेंस आंसर में बहुत यूज़फुल हो जाती है। तो यहाँ से आप क्रिटिसाइज वाला चीज़ें, यहाँ से आप फैक्ट वाली चीज़ें उठा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पे चीज़ें वर्क होती है। एम्प्लॉयमेंट गारंटी क्या होता है, जॉब, फेयर वेजेस, टाइमली पेमेंट प्लस डिग्निटी। तो ये आपकी एम्प्लॉयमेंट गारंटी के लिए होना चाहिए। तो यहाँ से आप अपना डायग्राम भी बना सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे पार्ट 6 की बात करते हैं। यूपीएससी के लिए कंप्लीट एनालिसिस प्लस वे फॉरवर्ड क्या होनी चाहिए। अब इस पेपर को कौन से, अब जो ये जो टॉपिक है एमजी नरेगा, इसको किस पेपर से आपको लिंक कर सकते हो। एक तो आप यूपीएससी के जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3 से लिंक कर सकते हो। जीएस पेपर 2 से कैसे आप लिंक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे राइट टू वर्क एंड फंडामेंटल राइट की भी बात कर दी गई है। तो यहाँ पे हम फंडामेंटल राइट भी एक बार देख लेंगे आर्टिकल 21 के थ्रू, एंड डीपीएसपी की बात कर दी गई है। तो यहाँ पे आर्टिकल 41 के थ्रू भी हम यहाँ पे चीज़ों को और अच्छे से पढ़ेंगे। आर्टिकल 21, आर्टिकल 41 एंड वेलफेयर स्टेट के बारे में भी हम चीज़ों को जान लेंगे। एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या है ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो ये जो सारे टॉपिक है आपके जीएस पेपर 2 में आता है, जिसमें पॉलिटिक गवर्नेंस ये सब आता है। तो इसमें आपको चीज़ें देख लेना है। अब इसको जीएस पेपर 3 से किस तरह से लिंक करेंगे, देखो आपको लिंक करना आना चाहिए। कोई भी एक पेपर हो ना, उसको अलग अलग एस्पेक्ट से, अलग अलग टॉपिक के हिसाब से आपको लिंक करना आना चाहिए। और जब ये चीज़ आएगी तभी जाके आपकी मेंस आंसर राइटिंग स्ट्रांग होगी। इसलिए मैं बोलती हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। जब चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, डेली वीडियोस देखोगे, समझोगे, तो आपकी ब्रेन स्ट्रॉमिंग होगी। तो यहाँ पे चीज़ें बेसिकली हो क्या रही है, आपकी ब्रेन स्ट्रॉमिंग हो रही है। ठीक है, और जो नॉर्मली जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं करते हैं, तो उनके लिए ये आपके एक नॉलेजेबल वीडियो, फैक्ट्स वीडियो हो सकता है, जिससे कि आपकी भी नॉलेज काफ़ी इंक्रीज हो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आते हैं जीएस पेपर 3 से, यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट करेगा। देखो यहाँ पे क्या बात किया गया है, एमजी नरेगा, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे रूरल एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है, इसलिए हम इसको जीएस पेपर 3 से, अगर आप टॉपिक देखोगे इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में आपका रहेगा। फिर यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे पॉवर्टी एलिवेशन की बात हो रही है, गरीबी, तभी तो ये एमजी नरेगा का मुद्दा उठा के लेकर आया है ना, तभी तो वीजी वाला वो मुद्दा लेकर आया है। उसके बाद इसको इंक्लूसिव ग्रोथ में किस तरह से हम वर्क कर सकते हैं, फिजिकल फेडरलिज्म क्या हो सकता है, रूरल डेवलपमेंट को और हम कैसे इन्हांस कर सकते हैं, क्या क्या इसके एस्पेक्ट हो सकते हैं। तो ये पेपर को आपको इस तरह से आपको देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। तो अब इसे पूरे इशू को यूपीएससी पर्सपेक्टिव के साथ एक साथ समझ लेते हैं। पहला पॉइंट क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव था। राइट टू वर्क अभी फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन आर्टिकल 41 के तहत डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। दूसरा क्या है, वेलफेयर स्टेट की बात की जा रही है। एमजी नरेगा जैसे प्रोग्राम्स का उद्देश्य केवल इनकम ट्रांसफ़र करना नहीं, बल्कि रूरल हाउस होल्ड को एम्प्लॉयमेंट देकर इनकम सिक्योरिटी और लिवलीहुड सपोर्ट देना भी है।
तीसरा यहाँ पे मुद्दा क्या आता है, रूरल डेवलपमेंट की आती है। एमजी नरेगा के तहत किए गए वर्कर्स रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे वाटर कंजर्वेशन, लैंड डेवलपमेंट एंड अन्य कम्युनिटी एसेट से जुड़े रहे। ठीक है, इसलिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ प्रोडक्टिव एसेट क्रिएशन भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब यहाँ पे चौथा बात यहाँ पे आती है आपका फिजिकल फेडरलिज्म। अगर स्टेट का कंट्रीब्यूशन बढ़ता है तो उसकी फिजिकल कैपेसिटी और इम्प्लीमेंटेशन बर्डन को ध्यान में रखना भी जरूरी है। पांचवा क्या है, सोशल जस्टिस। अब यहाँ पे सोशल जस्टिस की बात कैसे की गई है, जो रूरल पुअर लोग होंगे, हैंडलेस लेबर होंगे एंड वनरेबल हाउसहोल्ड के लिए एम्प्लॉयमेंट गारंटेड इकोनॉमिक सिक्योरिटी का महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट बन सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि किसको दिया जा रहा है, तो इस चीज़ को भी ख्याल रखना चाहिए। अब देखो वे फॉरवर्ड क्या होनी चाहिए। सबसे पहले वेजेस का टाइमली पेमेंट सुनिश्चित करो कि टाइम, आज मान लो कि पेमेंट हो रही है तो आज ही होना चाहिए, और जितना मिल रहा है, जितना उसको कंडक्ट किया गया है उतना ही उसको मिलना चाहिए, बीच में कोई खाने वाला इंसान नहीं आना चाहिए। दूसरा यहाँ पे क्या है, वेज रेट को लोकल कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड इन्फ्लेशन के साथ रैशनली अलाइन किया जाना चाहिए। तीसरा यहाँ पे क्या हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी को लेकर केवल एक्सपेंडिचर नहीं बल्कि प्रोडक्टिव रूरल एसेट क्रिएशन से जोड़ना भी चाहिए इसको। ठीक है, चौथा यहाँ पे आपका क्या हो सकता है, चौथा हो सकता है आपका सेंटर और स्टेट के बीच फंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी होनी चाहिए जिससे स्टेट पर एक्सेसिव बर्डन ना पड़े, दोनों बैलेंस अप्रोच हो। क्योंकि अल्टीमेटली देखो, अगर किसी भी स्टेट में ज़्यादा बर्डन पड़ जाएगा तो वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट अगर वहाँ के एमजी नरेगा को अगर अच्छे से नहीं चला पाएगा तो इफेक्टिवली उसी स्टेट का होगा। तो इसीलिए यहाँ पे सेंटर और स्टेट में दोनों बैलेंस अप्रोच होना चाहिए, तभी जाके चीज़ें अच्छे से हो सकती है। और पांचवा यहाँ पे क्या हो सकता है आपका, टेक्नोलॉजी और सोशल ऑडिट्स के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मजबूत होनी चाहिए। अंत में यूपीएससी के लिए एक लाइन आपको याद रख लेना है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी इज़ नॉट मेयरली अबाउट प्रोवाइडिंग जॉब्स, इट इज़ अबाउट इंश्योरिंग लिवलीहुड सिक्योरिटी, ओके, डिग्निटी एंड इंक्लूसिव रूरल डेवलपमेंट। यहीं से पूरी सुप्रीम कोर्ट डिस्कशन का सबसे इम्पोर्टेंट कीवे उठ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ देती हूँ क्वेश्चन, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। एमजी नरेगा केस यूपीएससी टेक अवे आर्टिकल 21 लाइफ एंड डिग्निटी के बात आती है। 41 राइट टू वर्क एज डीपीएसपी। एमजी नरेगा स्टैट्यूटरी एम्प्लॉयमेंट गारंटीड है जो कि पार्लियामेंट के थ्रू बनाया गया है। उसके बाद जो नया यहाँ पे जो 100 से 125 दिन जो बढ़ा दिया है, किस स्कीम के द्वारा बढ़ाया है, विकसित भारत जी राम के द्वारा, यानी कि न्यू एम्प्लॉयमेंट फ्रेमवर्क के थ्रू यहाँ पे लेकर आया है। इसका की इशू क्या है, वेजेस है, एम्प्लॉयमेंट है, फेडरलिज्म है, रूरल डेवलपमेंट है। यूपीएससी मेंस के क्वेश्चन अगर आप इसको लिखना चाहो तो एक बार लिख लेना, गलत लिखो सही लिखो, 10 पॉइंट लिखो, 2 पॉइंट लिखो, बट लिखना जरूर। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेवलपमेंट सिग्निफिकेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम्स इन इंडिया, एग्जामिन द challenges of balancing way equity, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड फिजिकल फेडरलिज्म। तो आपका जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3 दोनों को मिला के लिख सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगले वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।